वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जो मुल्की मईशत का अहम सुतून है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी मुल्की इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की की अक्कास है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी साख बेहतर होती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मालियाती मार्केट को फाल और शफाफ बनाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात तो कर रहे हैं हम और साथ साथ विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बजट और बजट की जो बजट आने वाला है, बजट आने वाला है और बजट की पूरी ट्रांसमिशंस भी आप इस चैनल के ऊपर देखेंगे। कुछ काबिल एंकर्स जो है वो बैठकर ये ट्रांसमिशन करेंगे और कुछ काबिल एनालिस्ट होंगे हमारे साथ मौजूद। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उस ट्रांसमिशन से पहले ही पूरा गेम जो है वो अपने हाथ में ले लिया जाए, पूरी महफिल चुरा लें। और महफिल चुराने के लिए एक ही शख्सियत सामने होती है, वो शख्सियत जो है वो बिजनेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं, वो पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकते हैं, वो आपके फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। वो इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये फ़न ऐसे मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम मैदानों के अंदर ओहदे दिए और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, लोहा भी मनवाया। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर और आज के दौर की जो चेयरमैनशिप है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, तो उनके एक करीबी ताल्लुकात भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियन होने के साथ साथ फेडरेशन ऑफ जो FPCCI है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, तो उसकी भी स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे फाइनेंस हो, उसकी चेयरमैनशिप भी इनके पास है। और साथ साथ एक बड़ा खूबसूरत सा ओहदा भी इनके पास है कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हमारे बहुत दिल के करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका, इतना अच्छा तारुफ आपने कराया। अभी मैं कराची से प्लेन में पहुंचा हूँ इस्लामाबाद। अच्छा। और सब थकन दूर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच सर, यू डिजर्व मोर वर्ड्स। बस हमने सोचा कि कंपाइल करके जो है वो कुछ नाज़रीन को बताया जाए। सर पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बजट, और बजट आना है और फिर आप लोग हुकूमत के अंदर हैं और आपकी अगर एक्सपर्टीज इसमें है तो आई एम 110% श्योर कि समथिंग इज वेरी एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन। तो कुछ दे दें, प्रेडिक्शन कर दें कि क्या होने जा रहा है बजट में। देखिए, हम बजट में इन्वॉल्व हैं काफी दिनों से, 1 महीने से ज्यादा, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुसलसल मीटिंग हो रही है। हमारी 3 कमेटियां हैं जिसमें से 2 बजट से डायरेक्ट ताल्लुक रखती हैं। एक है नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और दूसरी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसके हदायत रखे जाते हैं। तो उसके मीटिंगें हुई है। फिर IMF के साथ भी मीटिंग हुई। IMF का डेलीगेशन आया था, पार्लियामेंटेरियन से भी मिलके गया है वो, और काफी हद तक वो मुतमईन है। कुछ चीजों में उन्होंने अपनी खदशात और रिजर्वेशन हमें बताई है। लेकिन पहली चीज तो यह कि इस बार बजट मैं नहीं कहूंगा कि दोस्त फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, गरीब फ्रेंडली, दोस्त बजट आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और इस बार IMF का डिक्टेटेड बजट है। IMF ने जो शराइत हमसे मनवाई थी, जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक साइन किया था, तो ऊपर तक उन्होंने सदर पाकिस्तान तक से साइन करवाया था। अच्छा। और उसमें वो तमाम शराइत थी और उसमें ये लिखा था कि ये बजट से पहले इनको हम कानूनी हैसियत दे देंगे, यानी या तो इनके बिल पास करा लेंगे अमेंडमेंट कवानीन में, या फिर इसके ऑर्डिनेंसेस हम निकाल के ये चीजें आपको जो एग्री की हमने, वो हम उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे। अब उसके ऊपर धड़ाधड़ बिल आए हैं। कुछ पे मैंने एतराज करा, वो बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में नहीं थे। वो टैक्स लॉज में अमेंडमेंट है कि वो जो भी टैक्स डिमांड आती है वो अकाउंट से फ्रीज करके निकाल सकते हैं। ठीक है। बल्कि कबाब भी तो अभी 8 करोड़ रुपए निकाले तो उनके फोन आए। अच्छा। और मैंने फिर चेयरमैन अभियान पे बात की कि अब पैसे तो ले लिए, उसका अकाउंट तो खोले, नहीं तो कबाब जी की चेन ही बैठ जाएगी, ना उसे गोश्त लेने के लिए टाइम होगा और ना पैसे होंगे और ना जो है वेजेस देने, तनख्वाह उजरतें देने के लिए। तो चीजें आज कवानीन, सख्त कवानीन है
और रेवेन्यू का टारगेट भी अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है और मैं चाहूंगा आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया जाए, और जो व्यूअरशिप है हमारी वो आपको पसंद करती है और वो भी समझना चाह रही है। कल हमारे नज़रों से एक खबर गुजरी कि मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो हो सकता है बढ़ा दिए जाए, लेकिन सुपर टैक्स के अंदर कमी की जाए। व्हाट इज दिस सुपर टैक्स और एंड ऑल अबाउट, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप प्लीज? हाँ, देखिए पिछले साल बैंकों को अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट हुआ था। एक एक बैंक ने 40 अरब, 50 अरब, 100 अरब प्रॉफिट किए थे, और वो इसलिए किए थे कि मार्कअप का रेट बहुत ज्यादा था, 22%। तो उन्होंने अपने जितने पैसे थे ट्रेजरी बिल में रखवा दिए थे, और 22 से 24% उन्हें मार्कअप मिलता था, तो वो हैवी प्रॉफिट्स उन्होंने कमाए। तो एक कानून ये कहता है कि अगर किसी सेक्टर की प्रॉफिट एबनॉर्मल हो जाए, यानी बहुत ज्यादा हो, तो हुकूमत उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा सकती है। ठीक है। और हुकूमत ने फिर उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाया। और तो ये क्या सुपर टैक्स जो है वो सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे लगाया जाएगा? नहीं, एक सेकंड, ये सुपर टैक्स सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे है कि अगर एक बैंक ने 50 करोड़ का प्रॉफिट करा है तो उसकी 20 करोड़ से ज्यादा पे इतना लगेगा, 30 से ज्यादा अगर करा है तो इतना लगेगा, 40 से 50 करोड़ करा, अरब करा है तो इतना करे। करोड़ों में नहीं तो अरबों में हुआ है। तो 50 अरब 60 अरब प्रॉफिट हर बैंक ने तकरीबन किया था, तो ये सुपर टैक्स था। लेकिन इसमें बैंकों ने कहा कि इस बार रेट कम हुए हैं, हमने जितने प्रॉफिट नहीं किए तो पिछले साल किए थे, लिहाजा इस बार आप हमारा रेट कम करें। तो सुपर टैक्स का रेट एक कम करने जा रहे हैं। और एक सैलरी क्लास को भी हमने बहुत उसको उठाया था कि पिछले बार बहुत ज्यादा टैक्स लग गया था तनख्वाहदार तबके पे, और वो निकली थी जो कुछ पायलट से उन्होंने बल्कि जो लोग रजिस्टर्ड हुए थे तो वो भी सोच रहे थे कि अब हम कहाँ से टैक्स भरते फिरेंगे इतना। जी, तो ये था, तो वो सैलरी क्लास में भी कम होगा। लेकिन जो चीजें बड़ी हैं वो भी सुन लीजिए। उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत, बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल पे, जो अभी 78 रुपए फी लीटर है, उसको बढ़ा के 100 रुपए फी लीटर कर रहे हैं। और इस तरह तकरीबन 1311 अरब रुपए वो लेना चाहते हैं लीवे लगा के, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे। ठीक है। उसके बाद 5 रुपए कार्बन लीवे लगाते हैं, वो भी पेट्रोलियम मसनूआत। इससे तो ये होगा कि अब दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही। ठीक है। और हमारे यहाँ में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक बम है जो फटने वाला है। जी। मैं ज़रा चाहूँगा कि आपसे और भी सवालात किए जाएं। बहुत सारे चीज़ा सवालात हैं और हमारे भी सवालात हैं कुछ, और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें एक और हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और आरिफ जीवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्क्रीन पर मौजूद है। आरिफ जीवा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जी। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम और बेग साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब, जरा बताएं कि रियल एस्टेट के अंदर अगर बात करें या फिर हम आपकी फील्ड की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज की बात कर लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी की बात कर लें, तो बड़ा आप लोगों का एक अहम किरदार है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस अपकमिंग बजट के इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को, या फिर जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था सरिये के प्राइस बहुत ही ज्यादा बर्स्ट हुए थे, और फिर जो सीमेंट की बोरियों के प्राइस थे वो ज्यादा हो गए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों की बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो ये एक बड़ा मसला आया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ होप्स हैं इस बजट से? और आपके सेक्टर पे तो काफी ज्यादा टैक्स नाफिज कर दिया गया था। देखिए लास्ट ईयर जो है वो टैक्स काफी जो है वो एनहांस किया गया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। फिर प्राइम मिनिस्टर से जो है वो हमारी मीटिंग्स हुई काफी, और उनको जो है वो ब्रीफ किया गया कि ये सेक्टर जो है ये आपकी इंडस्ट्रीज को भी चलाता है। सही बात। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मीटिंग्स होती रही, लेकिन कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आई, अभी तक नहीं आएगी। अच्छा। अभी भी जो है वो सिर्फ बयानात हैं, लेकिन अब बजट में क्या होने जा रहा है इसमें भी जो है वहां में क्या हम हमेशा एक बात करते हैं कि आप दो सेक्टर है हमारे, एक रियल एस्टेट सेक्टर है, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। ठीक है। आप रियल एस्टेट सेक्टर को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन
कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उसके साथ क्यों आप नहीं करते, उसको क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं आप? उसके लिए कम से कम रिलीफ दें ताकि लोगों को घरों की जरूरत है, बिल्कुल। इस मुल्क में घरों की शॉर्टेज है, लोगों को घर मिले। आप फाइनेंस जो है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन इदारा आपका जो अभी बेग साहब ने बात की, वो भी उसको जो फंड मिलता है वो बैंक में रख के जो है वो उस पर इंटरेस्ट जो है वो गेन करता है, लोगों को डिसबर्स नहीं करता वो। ठीक है। तो आप जो है फाइनेंस कंपनियों को जो है वो मौका दें, बैंक्स को जो है सहूलत दें, ताकि दुनिया में घर लोगों को मिलते हैं फाइनेंस से। सही। दूसरी बात ये कि टैक्सेस की जहां तक बात है, अभी जैसे बेग साहब ने बात की, मैं सिर्फ बेग साहब से माजरत के साथ एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। पिछले साल भी पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ा अपोज किया बजट को, बड़ा जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली जैसे अभी बेग साहब बात कर रहे हैं कि ये बजट जो है ये बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर जब बजट पास होने का टाइम आता है तो पीपल्स पार्टी जो है उसमें साथ दे देती है गवर्नमेंट का। देखिए हम हमेशा से जो है पीपल्स पार्टी को जो है वो बिजनेस फ्रेंडली पार्टी समझते आए। हमने कभी इनको जो इन्होंने हमेशा जब इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने बिजनेसमैन की बात भी सुनी है और उस पर जो है अमल भी किया है। ठीक है। बदकिस्मती से कुछ और गवर्नमेंट्स आती हैं जो बात तो सुनती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है। दुबई की मैं आज बात करूं, आज दुबई की मैं आज रिपोर्ट एक बहुत बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है कि दुबई में जो है पिछले 5 महीनों के अंदर तकरीबन जो है 272 अरब दरम की इन्वेस्टमेंट हुई है 5 महीने के अंदर। अच्छा। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये पैसा जो है ये आपका फ्लाइट हो रहा है यहाँ से भी, दुनिया से हो रहा है, लेकिन वजह क्या है? देखिए उसकी वजह आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है आरिफ साहब, उसकी वजह ये कि वो फैसिलिटीज देते हैं। मैं जरा चाहूंगा कि मौका अच्छा है, मुनासबत भी अच्छी है और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब से जरा से इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आरिफ साहब ने शिकवा किया है कि बिजनेस फ्रेंडली पार्टी तो है पीपल्स पार्टी, लेकिन हमेशा इस पर आवाज भी उठाते हैं, अपोज भी करते हैं। बजट अप्रूवल के टाइम पर फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना सब चीजें खामोशी से। जी जी, अभी मुझे इसके ऊपर बात करने दें प्लीज। आरिफ जीवा मेरे भाई हैं बिल्कुल, और बहुत काम किया है मैंने, बल्कि जो अमेंडमेंट टैक्स लॉज में आ रहे थे तो हसन बख्शी को और आरिफ हबीब को 3 अपनी मीटिंगों में इस्लामाबाद बुलाया और उसकी सब कमेटी की जूम की मीटिंगों में 2 में उन्होंने हिस्सा लिया और मैंने वो रुकवाया है जो वो ला रहे थे अमेंडमेंट के लास्ट ईयर के वेल्थ डिक्लेरेशन के ऊपर प्रॉपर्टी ले सकेंगे और इस तरह के दूसरे हाश कवानीन, तो रुकवाया है। ठीक है। वो बकायदा बिल आ गया था, कमेटी में लेके गए, कमेटी में रुकवाया और फिर हसन बख्शी साहब से प्रेजेंटेशन, आरिफ हबीब से प्रेजेंटेशन और मैंने एडवोकेट करा उनका केस और रुकवाया। बात यह है कि इसके बरक्स जो वो कह रहे हैं वहां पे भी सही है कि हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने कानून लाए कि कैप्टिव पावर जनरेशन है, यानी जो गैस जनरेटर से इंडस्ट्री में बिजली पैदा की जाती है उसको बंद कर रहे हैं और कहते हैं उसको शिफ्ट करो नेशनल ग्रिड पे, यानी पावर के ऊपर। ठीक है। तो हमने बात करी जरदारी साहब से, रात के 12:30 बजे तक मीटिंग हुई। फिर उन्होंने संडे था दूसरे दिन बोला कि कराची में जाके चीफ मिनिस्टर, आप और नवीद कमर, ये तीनों मिनिस्टर आ रहे हैं, जिसमें एक औरंगजेब साहब थे फाइनेंस के, एक अवैस लगारी साहब थे जो पावर के हैं और एक अली परवेज मलिक थे जो पेट्रोलियम के। पूरे मीटिंग चलती रही है पूरा दिन तकरीबन और फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये जुल्म है, ये अरबों की जो हमने प्लांट लगाए हैं ये कहाँ जाएंगे? वापदा ये कि इलेक्ट्रिक से कंसिस्टेंट बिजली नहीं मिलेगी, लोड शेडिंग और दूसरी चीजें होंगी, हमारी तो एक्सपोर्ट की प्रोसेसिंग सनत बैठ जाएगी। सही। तो दूसरे दिन पीर को हमें आना पड़ा स्पेशल फ्लाइट से और वो बिल पेश हुआ और पास करना पड़ा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये IMF का एग्री है और अगर नहीं करेंगे तो IMF बोलेगा पैसे वापस दे दो। अब जब नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, मफादात, तो बड़ा मैंने इसको सबसे ज्यादा उठाया था। मैंने ही अपनी फाइल बंद करी फिर पार्लियामेंट में जब ये गिनती हो रही थी और इसको पास किया गया। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जीवा साहब। तो क्या हर दफा हम IMF के दबाव की वजह से जो है अपनी डील्स इसी तरह क्लोज करते रहेंगे? नहीं, बिजनेस कम्युनिटी का तो मैं अभी भी ये जो कबाबजी का अकाउंट से बगैर नोटिस दिए पैसे निकाले, मैंने उधर चेयरमैन साहब से
का अकाउंट खुलवाया है, अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। मैं तो बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर ही रहा हूँ। ठीक है। और जानते हैं आरिफ जीवा साहब बहुत अच्छी तरह से, आबाद के लोगों को तो खास तौर से मैं आगे लेके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आबाद से भी कर लेता हूँ कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हसन बख्शी साहब हों या फिर मोहसिन शेखानी साहब हों या फिर आरिफ हबीब साहब हों या फिर आरिफ जीवा साहब आप खुद हों, एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है पिछले कई सालों से मेरा इन लोगों के साथ। इस वक्त आबाद को किन चैलेंजेस का सामना है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं मसले, और आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से वो आवाज़ एक दफ़ा फिर उठाई जाए और हुकूमती नुमाइंदगान भी, यानी कि मिर्जा साहब भी इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, तो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि उन चैलेंजेस का खुलासा रखें सामने। देखिए, हमारी सिंपल जो है वो दरख्वास्त ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रातों रात, अभी एक बिल इन्होंने पास किया टैक्सेस के हवाले से, जो आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर ब्रेक लगा दिया है। ठीक है। वो जो पिछले माह इन्होंने एक देखे, बात ये आपको सेविनी लगानी है, आपको सेविनी का IMF नहीं कहती है, आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगानी है, आपको IMF नहीं कहती। अभी जो बेग साहब ने बात की कि 8 करोड़ रुपए उनके जो रेस्टोरेंट वालों के गवर्नमेंट ने जो है वो मुंजमद कर लिए और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, क्या ये IMF आगे कहती है कि आप फलां रेस्टोरेंट के मालिक के 8 करोड़ रुपए आप जो है मुंजमद कर दें? नहीं। जब ये सब चीजें कर लेते हैं फिर उसके बाद IMF को पता चलता है, वो इनको लगता है कि इन्होंने ये काम गलत किया है, इनसे गलत ये पॉलिसी आ गई है, फिर IMF जो है वो फिर उसको रिवर्ट नहीं करने देती। काम तो आप करते हैं ना, आज आप सोचते हैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपने लगाई क्यों? IMF ने तो नहीं कहा था कि आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जाती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कोई लॉ ही नहीं है कि वो उस पे जो है वो लागू ही नहीं होती। क्यों लगाई आपने? आज कहते हैं हम वापस करेंगे, फिर जब मीटिंग्स होती हैं कहते हैं IMF मना करती है हमें। हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी चीज करें तो कम से कम उस सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए करें कि कोई चीज, कोई टैक्स आप लगाते हैं, सेवेनी लगाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस इंडस्ट्री को चलने दें। 5 से 4 साल पहले जो है वो ट्रांसफर के ऊपर टोटल जो है वो गवर्नमेंट जो 4 साल पहले थी, 5 साल पहले, उन्होंने 2% टैक्स कर दिया था हमारी रिक्वेस्ट पे। हमने कहा जो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप कर दें 100 मिलियन की, जो 100 मिलियन की है उसको 1000 मिलियन की डिक्लेयर कर दे आप FVR में, लेकिन आप टैक्स जो है वो 13% की जगह 2% पे ले आए। ठीक है, वो तो हो गया। हमारी शिकायत सुनिएगा, सिंपल क्या है, वो तो कर दिया इन्होंने, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो टैक्स बढ़ गया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वही रही। हमने क्यों प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ाने? उन्होंने कहा कि लोगों का एसेट जो है आपकी बुक में या FVR के अंदर, मैं अगर कोई 10 मिलियन की प्रॉपर्टी रख रहा हूँ, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 100 मिलियन है, तो अगले साल आपको 100 मिलियन के हिसाब से उसके वेल्थ का जो है वो टैक्स मिलेगा। लेकिन बात यह कि हम कोई अच्छी चीज पेश करते हैं तो सामने जो है उसको फिर कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, वो कहते नहीं जी ये तो जो है वो टैक्स बहुत इन्होंने कम कर दिया, बढ़ा दें इसके ऊपर, तो फिर आपने वैल्यूएशन बढ़ाई तो उसको भी घटाएं दोबारा। ये सारी शिकायतें हमारी हैं, और सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलने दें, लोगों को रोजगार मिलता है, इससे इंडस्ट्रीज चलती हैं। फॉरेन देखिए, अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं अगर, तो जो आपकी एसोसिएशन है इसकी क्या मौजूदा हिकमत अमली है, किस हद तक आम सरमायाकारों के लिए मौके पैदा कर रहे हैं? हमने तो मौके देखे ना, हमसे अच्छा सेक्टर कौन सा होगा? कोई गाड़ी, हम आउट ऑफ सेक्टर तो नहीं, हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 साल 4 साल 3 साल का जो है वो लोगों को टाइम देते हैं कि आए हमसे जो है वो प्रॉपर्टी लें और आप जो है वो इतने अरसे में पेमेंट करें। लोगों ने पहले तो, अब गवर्नमेंट को समझ आई, 3 साल या 5 साल पहले ये करते थे कि जी कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर जो है वो इंडस्ट्रीज नहीं लगती। कौन सी इंडस्ट्री 10 मिलियन में लगती है और कौन सी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 3 साल की किस्तें मिलती हैं? ये समझा के हमें 4-5 साल गुजर गए गवर्नमेंट को। डॉक्टर साहब, जरा सा मैं चाहूंगा कि एक आम आदमी के लिए बात करें। आप हमेशा बात करते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ बिजनेसमैन, आप दोनों तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त बैठकर स्क्रीन के ऊपर। एक आम आदमी पर, एक तनख्वाहदार तबके पर इस टैक्स में कोई रिलीफ है या कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट जिसको वो अभी से एक्साइटमेंट को साइड में रख के कुछ एंजॉय करें? तनख्वाहों में जो टैक्सेस लगाए गए थे लास्ट टाइम, खुद औरंगजेब साहब ने मुझसे 2-3 बार बोला कि मुझे दर्द है कि ये ज्यादा लग गए हैं,
उसमें और कोई इस कमी बार है फिर? सैलरी क्लास यानी तनख्वाहदार तबके के जो टैक्सेस हैं उसमें कमी की कमी जाएगी। की जाएगी। इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन सेल परचेज पे भी प्रपोजल हमने दिया हुआ है वो कम किए जाए, क्योंकि दुबई में 4% पे पूरा काम हो जाता है, यहाँ 14-15% तक खींच के ले गए हैं। तो ट्रांसफर फीस वाला 2 से 3% पे हमने उन्हें तजवीज दी है। तो ये चीजें तो अच्छा, होंगी, ये लेकिन आम आदमी की अगर बात की जाए तो ट्रांजैक्शंस जो हम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, उसमें 50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर कितने टैक्स आयद किए जा रहे हैं, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, कैश विड्रॉवल जो भी करेगा उसको इजाफी टैक्स पे करना पड़ेगा। मोस्टली नॉन फाइलर हैं जो कैश निकालते हैं जी। और ये चीज जो है वो इस बार बिल्कुल जो बैंक से कैश निकालने पे आप वो कहते हैं, इवन पेट्रोल अगर कैश से आप खरीदते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है तो उस पे टैक्स जो है वो इजाफी लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ये मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ तो एक बहुत बड़ा तबका है नॉन फाइलर्स का, और जो सैलरी है वो तो इतनी है भी नहीं कि वो लोग इस टैक्स नेट में आए। नहीं, देखिए, हमें 10% टू जीडीपी टैक्स पे है, हमें 14 और 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो तक टारगेट है, लेके जाना है। हमारे रेवेन्यू इस साल भी पूरे नहीं हो सके हैं। दिफाई बजट हमें इस बार बढ़ाना है, शायद 2,500 अरब रुपए पे लेके जाना। जो हालात है, इंडिया हॉस्टाइल नेबर है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। सही। अच्छा, आप ये बताइए। जी जी, मेरे जहन में मदद के साथ एक साहब की कमेंट से एक जहन में चीज आई। अभी गवर्नमेंट इस बजट में या अभी से करने जा रही है कि 1 लाख रुपए आप विड्रॉल करेंगे एटीएम से तो 1,200 रुपए चार्ज होंगे आप। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक मेरे ख्याल है ये ऐसा हो रहा है। बात ये कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है एटीएम कार्ड यूज करने की या बैंक। देखें, जिन लोगों के बैंक में अकाउंट्स हैं उनको तो कम से कम आप फैसिलिटेट करें। जो लोग कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं उनको तो सहूलत है। वही फाइलर नॉन फाइलर वाली बात आ गई। क्या मैं एटीएम से या कोई एक आम आदमी सैलरी पर्सन एटीएम से विड्रॉ करता है तो अच्छी बात है कि उसने बैंक में जो है वो अकाउंट रखा हुआ है। ठीक है। आप फिर उसके ऊपर लाख रुपए पे 1,200 रुपए चार्ज करने जा रहे हैं। ये मुल्क वो नहीं है कि लोग कैश कैरी करके चले, लेकिन फिर भी लोग मजबूरन करते हैं। तो ये चीजें वो हैं जो लोग गवर्नमेंट के लोगों के दिलों में गवर्नमेंट के लिए ज़हनी तौर पर जो है वो नेगेटिविटी पैदा करती है। ये आम आदमी तक मैसेज जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बेग साहब अगर हाईलाइट करें तो ये रिवर्ट हो सकती है। देखिए ना, वही बात आ गई। मैं वही बात कर रहा था कि IMF ने इनको कहा है कि आप 1,200 रुपए चार्ज कर, नहीं कहा होगा, 100% नहीं कहा होगा। लेकिन जब ये इसको लागू कर देंगे और फिर कहेंगे कि हाँ ये हमसे गलती हो गई, जब रिवर्ट करने जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि जी IMF मना करिए। और दूसरा, मेरे ख्याल ये क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ नॉन फाइलर के लिए है या फाइलर के लिए या दोनों के लिए, इसकी भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो अगर फाइलर के लिए है तो आप उसी तरीके से कर रहे हैं कि आप नॉन फाइलर को आप इंडक्ट करने की बजाय आप फाइलर को टेंशन दे रहे हैं। मैं अगर एक फाइलर हूं और मैं किसी नॉन फाइलर को कहता हूं कि फाइलर बनकर, तो नहीं, मैं अगर किसी को इनकरेज भी करता हूं कि आप आए फाइलर बने, अच्छी चीज है। लेकिन मेरे अपने ही दुख कम नहीं होते तो मैं उसको क्या आरिफ जी साहब, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो मुझे याद है कि एक मिनी बजट पेश किया गया था, उस मिनी बजट के अंदर न्यू जो है वो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर, टोबैको इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज थी। इस वक्त जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट है, कौन से ऐसे टैक्सेस है जो आप चाहते हैं कि इस बजट के अंदर उन टैक्सेस के अंदर कहीं ना कहीं छूट दी जाए, रिलीफ मिले? देखिए, हम तो एक बिल्कुल सिंपल, हमने लास्ट गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोग्राम दिया था जिसको एक्सेप्ट किया गया, बल्कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 2013 और 18 के दरमियान, तो 2017 में उन्होंने जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम हमारा किया था। हम उसकी बहाली की जो है वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि वो आप बहाल करते हैं। इससे ये होगा कि अंडर टेबल जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी जो हम इनके साथ डील करते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा और एक फिक्स टैक्स रिजीम होगा, तो उससे सारा जो है वो एक तरफ टैक्स आ जाएगा। दूसरा, ये जो बिला वजह के जो कई सारे टैक्सेस हैं, देखें, यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नून, जब ये अपोजिशन में होते हैं, मैं मुस्लिम नून की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये जब अपोजिशन में होते हैं
तो ये कहते हैं कि सिंगल टैक्स होना चाहिए इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, वन सिंगल डिजिट टैक्स होना चाहिए। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो ये फिर टैक्सेस बढ़ाते हैं। देखें, अच्छा उसका उज़र भी ये पेश करते हैं कि सिंगल डिजिट टैक्स इसलिए होना चाहिए कि आप जो है टैक्स पेयर को बढ़ा सकेंगे। यही चीज जब गवर्नमेंट में आते हैं तो ये इनके लिए जो है बुरी हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको हमारे सेक्टर को भी सिंगल टैक्स पे लेकर आए, सिंगल डिजिट पे। या तो आप फाइनल टैक्स रिजीम कर दें, FTR कर दें, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। एक तो वो जो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हम विद होल्डिंग एजेंट हैं। हम क्यों विद होल्डिंग एजेंट है? आपके पास क्या स्टाफ नहीं है FBR के पास को, जो आप कहते हैं कि जी आप कलेक्शन करके दें टाइल्स वालों से भी, अपने कॉन्ट्रैक्टर से भी, आप एल्युमिनियम वालों पे, तो फिर आपने स्टाफ क्यों रखा है कि हम ही टैक्स कलेक्ट करते थे? अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारी ऑडिट इस बात पे होती है कि हमने फलां सेक्टर से इनको टैक्स वसूल करके नहीं दिया, जिसको विद होल्डिंग एजेंट हमें बनाया गया है। हमें कौन सा रिलीफ मिलता है? हम जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं कि हम जो उनका टैक्स भी कलेक्ट करके देते हैं और हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। तो बात ये कि जो चीजें आपको अपोजिशन में बुरी लगती हैं वही चीजें हुकूमत में आगे अच्छी लगने लगती हैं। देखें, अभी इस वक्त टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस वक्त ये हालात है कि टाइल्स की फैक्ट्री आप पता कर लें, पंजाब के अंदर कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई। कराची के अंदर बेग साहब को पता है स्टील मिल्स बंद हो रही हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम है जिनकी आवाज आ रही है कि वो स्टील मिल्स बंद हो रही हैं। क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? आप कहते हैं कि अभी आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, स्टॉक की बात कर रहे थे आप, एक स्टॉक जो है वो 1,21,000 पे पहुंच गया। स्टॉक 1,21,000 पे पहुंच गया, तो फिर इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो रही हैं? ये क्राइटेरिया नहीं है। आप सिर्फ सुबह उठ के जो है स्टॉक की न्यूज देखेंगे 1,21,000 हो गया, तो आप कहें जी मैं इस पे जो है वो इंडस्ट्री पे ये टैक्स लगा दूं। ठीक है, आप उसका वॉल्यूम बढ़ने दें। वैसे एक बात है आरिफ जी साहब, जरा शॉर्टली एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब से इसके ऊपर बड़ा मुझे जाने दीजिए, मुझे पार्लियामेंट में जाना है। बस डॉक्टर साहब आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन इन्हीं के सवाल से। जीवा साहब, कितने लोग आपकी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं जो जिनका रोजगार मुतासिर हो सकता है अगर टैक्सेस आगे पीछे? जरा शॉर्टली जवाब दीजिएगा। नहीं, हमारी तो देखें एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है जो जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो हमारा तो कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है हमारे। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वॉल्यूम के लिए आप स्पेशली कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगियां हैं, नाचाकियां हैं, तो और कुछ ना कुछ मामला तो होते हैं। यू वांट टू टेल समथिंग? जी देखिए, इस बार बजट में जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं जो उनको टैक्स नेट में ला रहे हैं ये हर तरह से, उसमें एग्रीकल्चर है, रिटेलर है और रियल एस्टेट है। ठीक है, और इसके लिए इनकी पूरी वर्किंग जो है वो उसके आसपास घूम रही है। अच्छा। और बीच में मीटिंग भी हुई है, टैक्स लॉज भी अमेंडमेंट कराए गए हैं, हमने पोस्ट भी किया है, आबाद को भी ऑन बोर्ड लेके बैठा के हमने चीजें रुकवाई हैं। हसन बख्शी साहब बताएंगे आरिफ जीवा साहब को कितनी बार मैंने उन्हें बुलाया है। तो ये सब चीजें अभी तक हैं, अभी कोई हतमी चीज तो जब तक अनाउंस 10 तारीख को होगा, उसके बाद फिर हम 17 दिन यहाँ हैं। बजट फाइनेंस बिल की अप्रूवल के लिए बहस होती है, उसमें भी अमेंडमेंट होती हैं। तो हम राब्ते में हैं बिजनेस कम्युनिटी से, जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है। और इंशाल्लाह अब तक हमने इन्हें मायूस नहीं किया। अभी भी आने से पहले मैंने फेडरेशन के सदर को और इस्लामाबाद चैम्बर के सदर को कहा कि आज की मीटिंग में आप आए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैटर है वो आप से बिलोंग करता है। तो इन्हें खुशी होनी चाहिए कि इनकी एक इफेक्टिव नुमाइंदगी जो देनादारी से मैं स्ट्रांगली बोल्डली कर रहे हूँ, और इंशाल्लाह अच्छी बात हमने बहुत जगह मीटिंग से फायदा होगा इनके। नहीं बेग साहब, आप हमें से ही हैं और हमेशा करते हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चाहिए आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके पास। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इख्तियार बेग साहब मौजूद थे और दूसरी तरफ आरिफ जीवा साहब मौजूद थे, आबाद से इनका ताल्लुक था। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव बड़ा डिस्कशन रहा। अफशीन, मसला ये है कि एक अगर हम जब भी बजट की बात करते हैं तो बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी
और आम आदमी के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी, हर इंसान की नजर होती है कि इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसा बम मेरी डिपार्टमेंट पे, मेरे इंडस्ट्री के ऊपर या मेरे सेक्टर के ऊपर तो नहीं गिर जाएगा। हमेशा से ये जंग चलती रहती है। एक आम आदमी से ये सोचता है कि कोई ऐसा टैक्स तो नहीं है जो मेरी जात पर लगा दिया जाए। बेसिक सैलरी क्या होगी? लेकिन अफसोस की बात यह कि बेसिक सैलरी जो हुकूमत डिसाइड करती है, जो रखी जाती है, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर लोग ऐसे भी हैं जो बेसिक सैलरी उनको नहीं दे रहे होते। अगर बेसिक सैलरी 30,000 रुपए रखी गई है तो मैंने खुद बजात ये देखा है कि 20-20 हजार रुपए के ऊपर लोगों को रखा जाता है, और वो जब एहतजाज करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं और लेबर मिनिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अभी देखना यह कि बजट के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक आम आदमी के लिए होगी, और बहरहाल वो फिर बजट ट्रांसमिशन होगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को ज़्यादा से एम्फसाइज किया जाए, थोड़ा सा उसके ऊपर जोर दिया जाए। और बहरहाल अब कोशिश ये की जा रही है कि इस बजट के अंदर कुछ अच्छा आ जाए। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, लेकिन फिर वही होता है कि IMF के दबाव की वजह से एक बार फिर हमें यही कहा जाता है कि क्योंकि हमें दिफाई बजट को ज़्यादा करना है तो बाकी सेक्टर्स इससे मुतासिर हो जाते हैं। बहरहाल वो ज़रूरी भी है। और अब आपने देखा ना कि दिफाई बजट अगर सही जगह लग रहा है तभी तो जंग जीत रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पड़ोस मुल्क के अंदर जो दिफाई बजट था वो सही जगह ही नहीं लगा था। वो मोदी की, वो बॉलीवुड पे लगा, मतलब मोदी की धोती में एक शलवार, वो धोती में एक जेब है, उसमें सारा बजट जो है ना वो इन्होंने रख लिया था, और करोड़ों अरबों रुपए का गबन किया गया था। और वो जो गबन किया गया था दिफाई बजट में, उसकी वजह से राफेल गिर गए। बिल्कुल, और उसी को छुपाने के लिए वो हर बात का इल्जाम पाकिस्तान पे डालकर पाकिस्तान को मुस्तकिल कभी सिंतास मुआहिदा, कभी किसी और तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने सॉवरेनिटी को, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत करते हुए उस अपने अवाम का सर फख्र से बुलंद किया और दुश्मन को नाकुचने नहीं जब पाए। बहरहाल अभी हम कोशिशें कर रहे थे कि हम ज़रा सा एक चीज़ आपसे शेयर करें, और उसके लिए एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी था कि एक्सपर्ट होती तो एक्सपर्ट एनालिसिस सामने आ जाता। लेकिन अगर एक बहुत अहम शोबे से, एक रियल एस्टेट सेक्टर से हमारे पास थे, और दूसरा जो हमें टैक्स के हवाले से बता रहे थे। अब बहरहाल मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो एक और भी टॉपिक है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बात कर रहे थे, इससे सोचा था मैंने अफशीन से बात करने के लिए कि इसके ऊपर बात करते हैं कि जो इस वक्त ईद का माहौल है ना, तो ईद पर आपने अपना पेट और अपना घर समझ के खाना है। बिल्कुल, इतना नहीं खा लेना है, किसी और का पेट समझ के नहीं खाना है, किसी और का घर समझ के नहीं खाना है। क्योंकि होता यह है कि आप जब जैसे ही टिक्का बोटी और वो बारबेक्यू आइटम्स की तरफ जाते हैं और टूट पड़ते हैं, और यहाँ तक ना, और कुछ तो यहाँ तक भी होता है, यहाँ तक भरकर जब बैठ जाते हैं तो फिर वो मामला एक और मैंने देखा है कि जब बारबेक्यू होता है तो उसके साथ वो जो पेप्सी, तो वो फायर टू द फ्यूल वाला काम करती है। आप पेप्सी भी साथ में पी रहे हैं, फिर वो गरम गरम बारबेक्यू, तो वो ठीक है, आपको उस वक्त के लिए तो मजा आता है, लेकिन फिर वो आपके पेट में जाके तबाही मचाता है, वो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, ये हमारे खासतौर पे PCR के लोगों के लिए भी है, और ये जो बारबेक्यू के ऊपर कुछ है, कुछ हमारे पास भी है कि बारबेक्यू ना, अब ये फरमाइश आएगी सामने ना कि जैसे ही ईद का रोज गुजरेगा और ईद पे बैठकर हम लाइव प्रोग्राम्स कर रहे होंगे तो रात में ये कहेंगे कि भाई आपने बारबेक्यू जो है ना वो करवाना है। बहरहाल बारबेक्यू होगा, लेकिन मुनासिबत अपनी जो है वो इस तरह से रखनी है कि एहतियात और एतदाल पसंदी के साथ खाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ईद के दिन अगर खाना ही खाना है आपने, बारबेक्यू है या फिर कलेजी खाते हैं या फिर वो कुर्बानी का गोश्त पकता है और फिर एक मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये बेसिकली मीठी ईद होती है, मीट विद ईद, ईद विद मीट। तो इस पर आपने ख्याल रखना है, डॉक्टर से मशवरा भी लें, और क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते, वो डॉक्टर्स भी अपनी घर में ईद बना रहे होते हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोग फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि फिर उनके यही मैदे में खराबी आ जाती है, लोगों की तबीयतें खराब हो जाती हैं, और काफी ज्यादा हैजा और इस टाइप के केसेस में इजाफा देखने में आया है। बहरहाल हमारी जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम राब्ता करते हैं, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है, तो हम इसके ऊपर बड़ा एक डिटेल सेगमेंट करेंगे और हम जान लेंगे। हो सकता है कल के रोज ही हम रख लें उनको, और वी विल आस्क के इस ईद पर बच कैसे सकते हैं। अगर पेट खराब हो जाए तो किन चीजों का ख्याल रखें, और अगर पेट खराब होने से पहले ही बचना है तो खानों के अंदर किन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे जहन में तो जो खाना जो जिसके घर में बन रहा होता है हम जाते हैं और बस टूट पड़ते हैं। बल्कि हम लोग तो सुबह का आगाज ही ज़ाहिर कलेजी से करते हैं, तो
ये सब भी हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या डाइट हमें अपनी रखनी चाहिए। अच्छा, और एक किस चीज तरह और से डिस्कस अतदाल करेंगे, में एक खाना चीज और चाहिए। डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी चीज है। जब कुर्बानी का गोश्त उनकी बोटियां बन जाती हैं और शॉपर्स के अंदर उसको पैक करके रख दिया जाता है, तो फिर उसको फ्रीज करने का मरहला होता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक को अल्लाह ही पूछे। वहां लेके जाए जहां जहां उसे जाना चाहिए ना रोज़े क़यामत। तो बात यह है कि के इलेक्ट्रिक ने तो फिर भी करना है जो करती है, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा भाई। के इलेक्ट्रिक से खास तौर से रिक्वेस्ट है, अब लाइट जाती है ईद के दिन, क्योंकि जाहिर है सबको गोश्त फ्रीज करना होगा और ये काफी लंबे अरसे तक ये रहता है, तो उसके दौरान जरा ख्याल करें। और सड़ सकता है और गोश्त के अंदर जो एक उसकी स्मेल होती है वो बता दी थी कि ये गोश्त हो गया फारिग, अब नहीं इसको खा सकते। इवन आप क्या वो चील कौवे भी नहीं खा सकते। तो उससे बचने के तरीके कार क्या है ये भी आपको कल बताएंगे, कुछ डॉक्टर्स को लेकर और कुछ जो प्रिजर्व करते हैं और कुछ नित नए तरीके भी आपको बताएंगे कि अगर लाइट ना हो तो गोश्त को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आपको पता है वैसे कैसे बचाते हैं? हाँ, कुछ कहते हैं नमक लगा के रख देते हैं, धूप में सुखाते हैं, क्या तरीका है? मुझे तो लगता है कि इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक। ये तरीका मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा, कल बताएंगे ये तरीका। और अगर आपको ये तरीका जानना है, इस वक्त घर में बैठ के जो खवातीन की जो तादाद है ना वो ज्यादा है इस व्यूअरशिप में, तो कल आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में लाइट नहीं है और डीप फ्रीजर और फ्रिज और फ्रीजर आपका काम नहीं कर रहा है और गोश्त रखा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, पंखा भी रुक गया, अब क्या करना है? बर्फ भी नहीं मिल रही है, बर्फ की सिल पे भी रख सकते हैं, तो कैसे अपने गोश्त को बचा सकते हैं? चाची, मामी, ताई, नानी, दादी को जो गोश्त पहुंचाना है, नाज़माबाद, कायदाबाद, वहां तक जो पहुंचाना है, उस गोश्त को पहुंचाने में, गर्मी से बचाने में, गोश्त को सड़ने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कल आपको एक्सक्लूसिव बताएंगे। अभी बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। मेरी प्यारी सी को होस्ट और मेरी पूरी टीम को, जो टीम ये मिलकर पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाती है, इस पूरी टीम को ढेर सारी दुआएं दिया करें, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेंगे, इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इनका सेहतमंद रहना बड़ा जरूरी है। ये सेहतमंद रहेंगे तो हम भी आपको टाइम पर नजर आएंगे। इनमें से कोई एक शख्स भी बीमार हो जाता है, मुझे दिली अफसोस होता है, फिर मुझे हकीम बनना पड़ता है इनका इलाज करने के लिए। बहरहाल प्रोग्राम का वाकई खत्म हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अब सैलरी कट जाएगी अगर एक मिनट भी और ऊपर गए। बिल्कुल, कल किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।